MA/MSc सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको डाइटरी मैनेजमेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट के लिए डाइटरी मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे न्यूट्रिएंट्स की कैलकुलेशन होती है, उन्हें कैसे कार्बोहाइड्रेट कैलकुलेट करके लेना चाहिए अपनी डाइट में, प्रोटीन और फैट, ये 3 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तीनों का ही मेटाबॉलिज्म डायबिटीज़ में बहुत मायने रखता है। तो कल मैंने एक चार्ट भी आपको समझाया था। अब आगे की बात कर रही हूँ, पेज नंबर 276। देखिए, मैंने आपको बताया कि फल और सब्जियाँ, दूध सभी का समावेश होना चाहिए, लेकिन इन सभी से केवल 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हों और 105 ग्राम अनाज, रोटी या अन्य अनाज का मतलब जैसे दलिया है, सूजी, दलिया और पोहा या जो भी चीज़ें दी जाएं, उनसे केवल 105 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होना चाहिए। दूध, सब्जी व अनाजों से 40 ग्राम और अंडा, मांस आदि के द्वारा 35 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होनी चाहिए। दूध और मांस आदि से 55 ग्राम तथा घी, तेल व अन्य खाद्यान्नों से 35 ग्राम वसा रोगी को प्राप्त होनी चाहिए। तो ये जो कल मैंने कैलकुलेशन बताई थी, उसमें जब आप डाइट प्लान करोगे तो इन न्यूट्रिएंट्स का विशेष रूप से ध्यान रखोगे। आज हम लोग डाइटरी गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं फॉर ए डायबिटिक पेशेंट। मधुमेह के रोगी के लिए क्या आहार आयोजित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इनकी डाइट फुल बैलेंस्ड होनी चाहिए। डिपेंड करता है इनके शरीर की कंडीशन पे। ऐसी डाइट में भोज्य पदार्थों का समावेश हो जिससे इनका शारीरिक वज़न यानी मोटापे में वृद्धि ना हो, वज़न लंबाई के अनुसार हमेशा सामान्य बना रहे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आहार द्वारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ना बढ़े, ये भी ध्यान बहुत रखना है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ना चाहिए। भोजन के द्वारा जितनी कैलोरीज उनको प्राप्त होनी चाहिए उससे ज़्यादा कैलोरीज ना मिले। भोजन रोगी की रुचि के अनुसार होना चाहिए, आकर्षक ढंग से परोसा जाना चाहिए। जब भोजन आकर्षक होता है, खाने में इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी खाने का मन कर जाता है। भोजन में विभिन्नता के द्वारा उसे रुचिकर बनाया जा सकता है। भोजन हमेशा व्यक्ति के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड यानी रहन सहन के स्तर, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, भोज्य पदार्थों की उपलब्धि, ये कई कारक हैं। और इसके साथ ही साथ रोगी किस धर्म का है, रिलीजन बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर वो रिलीजन का मतलब ये कि अगर वो वेजिटेरियन फैमिली है तो हम उसे नॉनवेज नहीं खिला सकते, है ना। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है, राष्ट्रीयता का ध्यान रखना है और सामाजिक प्रतिबंध और बाधाएं, ये भी भोजन के मूल्य में महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें विशेष रूप से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए डाइट प्लान करते समय ध्यान रखना चाहिए। रोगी का भोजन परिवार के भोजन से मेल खाता हो। रोगी के भोजन की जो व्यवस्था हो वो इतनी सरल होनी चाहिए कि वो सबके साथ बैठ कर के खाए तो उसे लगे ना कि उसको डायबिटीज़ के कारण ऐसा खाना मिल रहा है। आहार पोषण की दृष्टि से बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, यानी सभी पोषक तत्वों का समावेश, जो 7 पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सभी मिनरल, सभी विटामिन, वाटर एंड रफेज का बेटा बहुत बड़ा रोल है। रेशे युक्त आहार ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है, इसलिए अब रेशे युक्त में भी चयन करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कटहल खिलाने लगे, कटहल में रेशे तो बहुत होते हैं, लेकिन
कटहल में रेशे हैं, पर वो इतना गैस्ट्रिक है, इतना वाईवादी है कि उनको परेशानी हो सकती है। तो हमें चूज़ करना होगा। हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनके लिए ले सकते हैं, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, ये सब ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं वो हम दे सकते हैं, जैसे मौसमी खिला रहे हैं, संतरा खिला रहे हैं, सब में फाइबर्स जा रहे हैं। बनाना दे रहे हैं, बनाना इसमें कम देना है डायबिटीज़ के पेशेंट को, क्योंकि हाई कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये फ्रैक्टोज शुगर होती है, तो एक बनाना इससे ज़्यादा सजेस्ट नहीं किया जा सकता। और ये भी मॉर्निंग टाइम में। प्रत्येक समय अब डिपेंड करता है कि उसकी वर्किंग क्या है, उसकी स्टाइल क्या है काम करने की, क्योंकि वो काम कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बेड पे पड़ा है, तो फिर ऐसे में तो हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बिल्कुल नहीं दिए जाने हैं। प्रत्येक समय के आहार में प्रोटीन और वसा हो, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि रोगी को जो तृप्ति मिलती है, जो संतुष्टि मिलती है, वो ज़रूर मिले। यदि आहार में सभी खाद्य पदार्थों के पदार्थ बदल बदल कर सम्मिलित किए जाएं, तो विटामिन और खनिज लवण बहुत ही सहजता के साथ उसे प्राप्त हो जाते हैं। और प्रत्येक न्यूट्रिएंट को एकदम प्रस्तावित मात्रा में, जो भी आईसीएमआर सजेस्ट कर रहा है, मैंने अभी कल आपको चार्ट पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। आहार की रूपरेखा बनाते समय कुछ चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले दूध, फल और सब्जियां और अनाज इस प्रकार से आहार में सम्मिलित किए जाएं, जिससे रोगी को आवश्यक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो सकें, और न ही आवश्यकता से ज़्यादा हो और न ही आवश्यकता से कम हो। उपरोक्त पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन को कुल आवश्यक प्रोटीन में घटाकर ये ज्ञात किया जाए कि कितनी और प्रोटीन आवश्यक है। उसके अनुसार अगर वो नॉनवेज खाने वाला है तो उसे एग, मीट, फिश की मात्रा उसमें बढ़ाई जा सकती है। दूध व जो मीट है, ये इससे प्राप्त होने वाली वसा की मात्रा को ज्ञात कर लिया जाए, और उपयुक्त पदार्थों से जो वसा प्राप्त हो रही है उसको थोड़ा कर्टेल कर दिया जाए, अगर ये दिया जा रहा है। मधुमेह के प्रत्येक रोगी का आहार प्लान करते समय उसकी व्यक्तिगत, उसकी पर्सनल स्टेटस क्या चल रहा है डिजीज़ का, इसका विशेष रूप से ध्यान देना है। जो पेशेंट है उसके परिवार की पूरी जानकारी प्राप्त होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है रोगी की, हम सब जानते हैं कि रोगी की एज, उसका सेक्स, उसकी हाइट, उसका बॉडी वेट, उसके कार्य करने का स्टाइल, ये सब बातें तो विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रोग की स्थिति माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर कंडीशन है, यानी ब्लड में शुगर बहुत कम है, मीडियम थोड़ा चल रही है, या बहुत हाई चल रही है। तो डाइट को उसी हिसाब से मोल्ड करना होगा, क्योंकि डायबिटीज़ ऐसा डिज़ीज़ है जिसमें डाइट से कंट्रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। यदि जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गई है और कहते हैं इंसुलिन देना आवश्यक है, तो ऐसे में ये जानना कि किस प्रकार का इंसुलिन दिया जाए। इंसुलिन भी बेटा 2 तरह के होते हैं, और इंसुलिन को देते समय भी ये जानना होता है कि किस प्रकार का दिया जाए और रोगी के भोजन में किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो इंसुलिन के साथ निश्चित होती है। तो इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट को विभिन्न समयों में बांटकर आहार में देना चाहिए। इंसुलिन जब आवश्यक मात्रा में स्रावित नहीं होता तो रोगी को शरीर में इंजेक्शन द्वारा पहुंचाया जाता है। इस प्रकार ये जो प्रोटीन होता है वो यहाँ बहुत हेल्प करता है। इंजेक्शन के लिए पिग्स पे और भेड़ों के ऊपर उनके पैनक्रियाज से ये प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया। एक होता है शुद्ध इंसुलिन यानी प्योर इंसुलिन होता है, और दूसरा संशोधित होता है जो सिंथेसाइज्ड होता है।
शुद्ध इंसुलिन का प्रयोग अब कम किया गया है, क्योंकि जो रेडीमेड मिल रहा है, सिंथेसाइज मिल रहा है, वो अधिक प्रभावकारी पाया जा रहा है। एक दिन के लिए निर्धारित कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न समयों के भोजन के वितरण में इंसुलिन का जो प्रकार है वो भी निर्भर करता है, जिससे कार्बोज का अधिकतम उपयोग हो सके। जब साधारण रोगी को इंसुलिन नहीं दिया जाता तो कुल कार्बोज का 3 समयों में भोजन में समान मात्रा में बांट करके उसको देना चाहिए। कुछ रोगियों के रक्त में प्रातःकाल अधिक ग्लूकोज रहता है। ऐसी स्थिति में प्रातःकाल के नाश्ते में कुल कार्बोहाइड्रेट केवल 1/5वां भाग, यानी सिर्फ 1/5वां भाग ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाना चाहिए। यदि बहुत अधिक शुद्ध इंसुलिन, कभी कभी बेटा शुद्ध इंसुलिन इसलिए प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि बेहोशी और जब सर्जरी होती है तो इंजेक्शन के तुरंत बाद जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी अधिक मात्रा में खिलाई जाती हैं। परंतु आजकल धीमी गति से अधिक समय तक प्रभावकारी जो संशोधित इंसुलिन है उसका प्रयोग हो रहा है। ऐसी दशा में रात्रि को सोने से पहले कुल का 20 से 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाना आवश्यक है। शेष कार्बोहाइड्रेट समान मात्रा में प्रातःकाल जो दोपहर और रात का भोजन है उससे प्राप्त करना चाहिए। इसकी सारी डिटेल्स आप लोग नेक्स्ट जो सेमेस्टर आएगा जब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डायबिटीज़ का एक फुल चैप्टर उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। मैंने इस अपनी बुक में पेज नंबर 280 पर एक डाइट प्लान भी दिया है। आप सब वो डाइट प्लान भी बना लेना कि सुबह का नाश्ता पेशेंट का क्या होना चाहिए। 100 ग्राम दलिया दूध के साथ बिना चीनी का। 100 ग्राम दलिया समझ रहे हो, वो गेहूं का जो दलिया होता है। और कोशिश करो कि दूध में ना बना करके दलिया पुलाव बनाओ, जो हम क्लास में भी आपको सिखाते हैं। तो 1 अंडा या 30 ग्राम मूंग की दाल। अब दलिया पुलाव बनाने के लिए आपको अगर 100 ग्राम दलिया पुलाव देना है तो उसके लिए आपको कुछ वेजिटेबल्स जुटानी होंगी और 25 ग्राम आप दलिया लेंगे तो 100 ग्राम बन जाएगा। उसमें एक छोटी सी जो है वो बीन्स डालनी है, थोड़ी सी बीन्स, प्याज और एक छोटा सा आलू भी डाल दीजिए सेटिस्फेक्शन के लिए। और हरी मिर्च, अदरक, सब चीज़ें आप अगर जाड़े के सीज़न होता है तो हम थोड़ी सी फूल गोभी और ज़रा सी मटर और एक छोटा सा गाजर का पीस भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बारीक बारीक काट लें। दलिया देसी घी थोड़ा सा लेके उसमें भून लें और एक तरफ रख दें। कुकर में ज़रा सा देसी घी डालें, ज़रा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालें, दलिया और ये सारी वेजिटेबल्स को डाल के, अगर 1 कटोरी दलिया मतलब आधी कटोरी दलिया हो रहा है तो 1 कटोरी से थोड़ा कम पानी डालेंगे और नमक डाल दें और कुकर बंद कर दें। 2 सीटी में खोल दें, आपका दलिया बन के दलिया पुलाव तैयार है। 1 अंडा या 30 ग्राम मूंग की दाल भाप में पकाकर, यानी भाप का मतलब ये है कि ढोकला टाइप, और 60 ग्राम ब्रेड थोड़े से मक्खन के साथ दी जा सकती है। हालांकि ब्रेड में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें चूज़ करना होगा कि ब्रेड कितनी देनी चाहिए। दोपहर के खाने में 60 ग्राम अनाज चावल या चपाती के रूप में, 15 ग्राम दाल, इच्छा अनुसार हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य सब्जियां, और 90 ग्राम दही, सलाद भी देना ज़रूरी है। सलाद में खीरा है, प्याज, खीरा, टमाटर, इनको ज़रूर, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, टमाटर ज़रूर देने चाहिए। और टमाटर तो बहुत फ़ायदेमंद है विटामिन सी के साथ साथ। और आजकल जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इस समय विटामिन सी की आवश्यकता है, तो हमें इन चीज़ों को पेशेंट को देना है। और शाम के नाश्ते में 15 ग्राम बिस्किट दिए जा सकते हैं। बिस्किट से अच्छा है भुने हुए मूँगफली, भुना हुआ चना बहुत फ़ायदेमंद है। और सुबह के नाश्ते में जो है वो भीगा हुआ चना और थोड़े अनार के दाने मिलाकर देने से डायबिटीज़ के पे, और 4 बादाम के पीस डाल दिए जाएं, 4 या 5, तो इससे पूरा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है। और जो
शाम का नाश्ता हो या दोपहर में भी कभी भी सुबह के नाश्ते में भी दिया जा सकता है भुना चना। उसमें 20 ग्राम अगर चना लिया जा रहा है तो थोड़ा सा सरसों का तेल डाला जाए और एक छोटी सी प्याज को कतरी करके डाला जाए, ज़रा सी हरी मिर्च और सेंधा नमक थोड़ा डाल करके पेशेंट को खाने के लिए दे दें। लाजवाब नाश्ता तैयार हो जाएगा। रात का खाना 30 ग्राम आटे की चपाती, पराठा या पूरी तो नहीं देना चाहिए, लेकिन 30 ग्राम आटे की चपाती बस बहुत है। 1 चपाती या 1.5 चपाती, हरी सब्ज़ीदार सब्जियां ज़्यादा खानी है, 1 कटोरी दाल खानी है, 250 ml दूध लिया जा सकता है। तो पूरे दिन में दूध की मात्रा आधा लीटर होनी चाहिए और जो घी और तेल दिया जाए वो 40 ग्राम होना चाहिए। इस पूरे डाइट प्लान को मैंने यहाँ आज जो डाइट प्लान है इसको कैलकुलेट भी किया है पेज नंबर 280-281 पे, तो आप इसको और अच्छी तरह देख लीजिएगा। और आज ये डाइटरी गाइडलाइंस का भी चैप्टर कंप्लीट हुआ, यानी डायबिटीज़ का चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मंडे को पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगी। तो ये जो 3rd यूनिट है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगी, आपकी सारी डिजीज़ेस कंप्लीट हो जाएंगी। किसी की भी कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। इस कोविड-19 के दौरान आप अपना विशेष रूप से ख्याल रखें, घर के लोगों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।